हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी रैप्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में जान चुके हैं कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं, इसके प्रमुख घटक के बारे में जाने थे। आज हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानेंगे। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी परिमंडल किसको कहेंगे। तो परिमंडल किसको कहेंगे? तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, मंडल यानी स्थल, यानी कि वह स्थान जो चारों ओर से घिरा हो उसे परिमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी भी चारों ओर से घिरा हुआ है, इसी के कारण पृथ्वी को परिमंडल कहा जाता है। अगला है कि एनसीईआरटी ने बताया है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भूमंडल किसको कहेंगे? तो वैसा पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जहाँ आप रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। और जो गैस की परतों से जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वायुमंडल किसे कहेंगे। तो वायुमंडल उसे कहते हैं जो गैस की परतों से पृथ्वी, वह स्थान जो गैस की परतों से चारों ओर से घिरा हो उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। अब आगे देखते हैं तो देखिए, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जल मंडल किससे कहेंगे। तो वैसा भूभाग, पृथ्वी का वैसा भूभाग जिस पर जल पाया जाता हो उसे जल मंडल कहा जाता है। इसमें बताया गया है एनसीईआरटी में आगे कि जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित। और एक और मंडल के बारे में बताया गया है, जीव मंडल। तो जीव मंडल किसे कहें? तो जीव मंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहां स्थल भी होगा, जल भी होगा, हवा भी होगा और जहां जीवन संभव होगा वही जीव मंडल कहलाता है। देखिए, यहाँ पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में नोट करने वाली बात है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो 4 हैं। भूमंडल हो गया, दूसरा वायुमंडल हो गया, तीसरा जलमंडल हो गया, चौथा जीवमंडल हो गया। और सभी का जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, उसे नोट कर लीजिएगा। देखिए, आगे चलते हैं। इस एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया है कि लिथास का अर्थ है पत्थर, यानी कि लिथोस्फीयर भूमंडल को कहते हैं। तो लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल को कहते हैं। तो यहाँ दिया है ग्रीक भाषा में एटमॉस का अर्थ है वाष्प, हाइड्रोस्फीयर मतलब कि इसका अर्थ होता है जल। तो हाइड्रोस्फीयर का अर्थ होता है जलमंडल। और यहाँ ह्यूडर दिया है ग्रीक भाषा में, तो जल होता है। बायोस्फीयर मतलब होता है जीव मंडल। जीव मंडल को ग्रीक भाषा में लिखा जाता है बायोस, और जिसका अर्थ होता है जीवन। यानी कि यहाँ नोट करने वाली बात है, ग्रीक भाषा में सभी का अलग अलग अर्थ दिया गया है। भूमंडल का, वायुमंडल का, जलमंडल का, जीवमंडल का। समझ न गए? अगला है भूमंडल। तो भूमंडल में जैसा कि हम बता दिए हैं कि जिस स्थान
जिस ठोस भाग पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यहाँ यह भूपर्पटे की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि भूमंडल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। तो महाद्वीप किसे कहेंगे? तो वैसा स्थलीय भूभाग जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, यानी कि पृथ्वी का बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी के बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये जो है विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी विश्व में महासागर हैं वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और जो सभी स्थलीय भाग हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समझ गए? अगला है कि समुद्र। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात है, देखिए पीछे नहीं बताए थे कि नोट क्या करिएगा। यहाँ सिर्फ नोट कर लीजिएगा कि भूमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। दोनों लिखिएगा, महाद्वीप और महासागर, और इन दोनों का जो डिफिनीशन बताए हैं उसे लिख लीजिएगा। और यहाँ नोट में लिख लीजिएगा कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरा में लिख लीजिएगा कि जितने भी स्थलीय भूभाग है एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। आगे चलिए, आगे यहाँ पर नोट करिएगा कि समुद्री जल का जो तल है सभी जगह एक समान होता है और जो स्थल की ऊंचाई को मापा जाता है वह समुद्र तल से मापा जाता है। नोट में लिखिएगा। और समुद्र तल की ऊंचाई को शून्य माना गया है। समझ गए? देखिए तो अगला चलेंगे तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन जो प्रेजेंट में है वह है 8,850 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा माउंट एवरेस्ट के बारे में कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर किसे कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है। समझ गए? और यहाँ जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है वह कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। उसमें कौन सा है? तो मैरियाना गर्त है। इसकी गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। आगे चलते हैं तो महाद्वीप में। महाद्वीप पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 7 महाद्वीप, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। देखिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। जो स्थल का बहुत बड़ा भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए यहाँ ये जो विषुवत रेखा है, कर्क रेखा,
मकर रेखा, देखिए विषुवत रेखा है, जो इधर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध है, इधर वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो देखिएगा यहाँ विषुवत वृत्त से तो अधिकतर जो भूभाग है, स्थल भाग है, वह उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। नोट करिएगा। आगे है कि एशिया जो महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में उराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। देखिए यहाँ नोट करने वाली बात है कि एशिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला। दूसरा नोट करिएगा कि यह जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। तीसरा बात नोट करिएगा कि यह जो महाद्वीप है एशिया, वह पूर्वी गोलार्ध में है। चित्र में दिखाएंगे अभी, रुकिए। अगला नोट करिएगा कि इस महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात है चौथा, कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। अगला नोट करिएगा कि जो यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग है, उसे यूरेशिया कहा जाता है। अब देखिए चित्र में दिखाते हैं, मानचित्र में, मैप में देखिए। एशिया जो है सभी से देखिए बड़ा है, बड़ा हो गया। यहाँ देखिए ये जो है पूर्वी गोलार्ध में एक कर्क रेखा जो होकर गुजर रही है एशिया से, और जो यह देखिए यूराल पर्वत है, यूरोप से अलग कर रही है। ये दोनों का संयुक्त जो भूभाग होगा वह यूरेशिया के नाम से जाना जाएगा। अब अगला महाद्वीप देखिए यूरोप है। तो यूरोप सबसे छोटा महाद्वीप है, एशिया से बहुत छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, जैसा कि चित्र में देख लीजिए। पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो देखिए पश्चिम में स्थित है एशिया का, और इससे आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। देखिए इसमें नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोप महाद्वीप है जो एशिया के किस ओर स्थित है? पश्चिम में। दूसरा बात नोट करिएगा कि इससे जो है यूरोप से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है, और जो यूरोप महाद्वीप है ये तीनों तरफ से जल से घिरा है। समझ गए? जैसा कि चित्र में देख लीजिए, चित्र में देख सकते हैं। इधर भूभाग है, इधर जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है। तीनों तरफ से जल से घिरा है, लेकिन पूर्वी भाग है जो एशिया है वह स्थल भाग है। समझ गए? अगला महाद्वीप हो गया अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहीं से यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ ही विश्व का सबसे बड़ा एवं गर्म रेगिस्तान सहारा पाया जाता है। और जो ये महाद्वीप है चारों तरफ से समुद्रों, महासागरों से घिरा है। यहाँ ही विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी होकर गुजरती है यहाँ से ही। इसमें अफ्रीका महाद्वीप में
नोट करने वाली बात है कि यह पहला पॉइंट है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसे और दूसरा या नोट करिएगा कि जो महाद्वीप है विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तीसरा बात नोट करिएगा कि जो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चौथी बात या नोट करिएगा कि जो यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। पांचवा बात नोट करिएगा कि जो ये महाद्वीप है यहाँ ही सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है यहाँ ही स्थित है। अगली बात है कि जो ये अगली बात नोट करिएगा 6 कि यह जो महाद्वीप है चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। 7वां बात कि यहाँ से ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी गुजरती है। बस इतना ही बात नोट करिएगा, जैसा कि चित्र में दिखा देते हैं। देखिए आकार में देखिए, एशिया से दूसरा स्थान पर है। यहाँ से इसके मध्य से लगभग मध्य से विषुववृत्त 0 डिग्री अक्षांश होकर गुजर रहा है। देखिए यहाँ से ही विषुववृत्त हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजर रही है। सहारा मरुस्थल है जो कर्क रेखा के निकट है। यहाँ ही जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, यहाँ ही है अफ्रीका में। और जो विश्व का सबसे लंबी नदी है नील नदी यहाँ ही है, अफ्रीका में ही है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह देखिए अफ्रीका में और थोड़ी बात छूट गया था, ध्यान देने वाली है। देखिए अफ्रीका का जो अधिकतर भाग है उत्तरी गोलार्ध इधर है, दक्षिणी गोलार्ध इधर है, पूर्वी उधर है, पश्चिमी इधर है। तो अफ्रीका का अधिकतर भूभाग देखिए उत्तर गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। और देखिएगा जो इसके चारों ओर समुद्र एवं महासागर ही है, स्थल नहीं है। समझ गए? बस इतना ही बात इसमें नोट करने वाली बात है। आगे है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? इसमें क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किया है कि यह महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरा हुआ है। तो इसमें नोट करने वाली बात है कि जो ये महाद्वीप है, पहली पॉइंट जो ये महाद्वीप है विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। दूसरी पॉइंट कि ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि स्थल संधि किसको कहते हैं? तो वह स्थान जहां 2 स्थलों के बीच के लिए संधि किया जाता हो उसे स्थल संधि कहा जाता है। समझ गए ना? देखिए और इसमें नोट करिएगा दूसरे पॉइंट, तीसरी पॉइंट
कि ये जो महाद्वीप है पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। चौथी पॉइंट फोर्थ कि यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका, समझ न गए, उत्तरी अमेरिका ये जो फैला हुआ है, इधर पश्चिम है इधर उत्तर है, यानी कि उत्तर में भी है पश्चिम में भी है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिएगा आकार में, तो ये अफ्रीका से 30 महाद्वीप में अफ्रीका से छोटा है, समझ न गए, यानी कि तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट है कि जो ये पनामा स्थल संधि है इसमें किया गया है, जो देख रहे हैं ये पॉइंट है, इसमें पनामा स्थल संधि का किया गया है, 2 देशों को जोड़ रहा है, समझ गए। यानी कि आपको से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो बताइएगा पनामा स्थल संधि के द्वारा। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके तीनों ओर कौन कौन से महासागर हैं, समझ गए। तो एक ओर तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, दूसरा अटलांटिक प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक बोल सकते हैं और तीसरा आर्कटिक बोल सकते हैं, समझ गए। अगला महासागर है दक्षिणी अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश जो भाग है वह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भूभाग है वह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यहाँ ही दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखिए इसमें नोट करने वाली बात है कि किस ओर है, तो दक्षिण गोलार्ध में है। दूसरी पॉइंट नोट करिएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। चौथी फोर्थ पॉइंट या नोट करिएगा कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखिए अब नहीं समझ में आया होगा तो चलिए चित्र के माध्यम से आपको समझाया जाता है। देखिए दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, मेन पॉइंट विषुवत वृत्त है। तो विषुवत वृत्त तो होकर गुजर रही है, लेकिन 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 अधिकतर जो भूभाग है दक्षिण अमेरिका का वह दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये है दक्षिण अमेरिका में जो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, जो उत्तर से पश्चिम की ओर फैली हुई है। देखिए दक्षिण अमेरिका में है। जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, वह भी दक्षिण अमेरिका में ही पड़ती है। बस इतना ही पॉइंट नोट करने वाली बात थी। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए अगला महाद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया है, वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। ये जो पूरी तरह से है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा है। और जो चारों तरफ ये ऐसा, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है।
आपको ऑप्शन दिया रहेगा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। आप ऑप्शन में मारिएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए चित्र के माध्यम से समझते हैं, मैप के माध्यम से। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, मकर रेखा, इसके मकर रेखा गुजर रही है इससे, और अधिकतर जो भूभाग है ये विषुववृत्त है, ये दक्षिण गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। जो अधिकतर इसकी जो स्थलीय सीमा रेखा है वह दक्षिण गोलार्ध में पड़ती है। इसके चारों ओर देख सकते हैं तो जल ही जल है, यानी कि समुद्र महासागर है। इसका दूसरा जो नाम है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम द्वीपीय महाद्वीप है। बस इतना ही नोट करने वाली बात है। अब अगला महाद्वीप जो सबसे अंत है वह है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए कि जो अंटार्कटिका है बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित है। इससे दक्षिण ध्रुव मध्य में स्थित है। और जो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत का कौन सा शोध संस्थान अंटार्कटिका में है। ऑप्शन दिया रहेगा मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, मारिएगा। ठीक, तो आज इस सेशन में महाद्वीप में जाने कि महाद्वीप कितने होते हैं, इसके प्रत्येक प्रकार के बारे में जाने कि कौन कौन से ध्रुव में हैं, कौन सा आकार है इनका, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती है, समझ लगा है। इसके पूर्व पश्चिम में क्या, उत्तर दक्षिण में क्या है, इसके बारे में जाने। अगला है जलमंडल। तो जलमंडल के बारे में जानेगा। एनसीईआरटी के पर्वत से देखिए कि बताया गया है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। तो यूपीएससी के पर्पज से आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आप जवाब दीजिएगा कि पृथ्वी का जो अधिकतर 71% भाग है उस पर जल है तथा 29% भाग पर स्थल है। यहाँ जल ही जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब यूपीएससी के पर्पज से देखिएगा तो
क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी पर इतने पानी होने के बावजूद भी हम लोगों को पानी की कमी क्यों होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी पर इतने पानी होने के बावजूद भी पानी की कमी क्यों हो रही है। तो मेन रीजन क्या है कि जो 71% को 100% मान लिया जाए तो उसमें जो 97% जल है वह खरा है, वह मानव उपयोग में नहीं आ सकता है। सिर्फ मीठे जल 0.003% ही है पृथ्वी पर। अब चलते हैं दूसरा पार्ट, महाद्वीप महासागर के बारे में। महाद्वीप के बारे में जान गए थे, महासागर के बारे में जानेंगे। तो महासागर है जो जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया हिंद महासागर, चौथा हो गया दक्षिण महासागर, 5वां हो गया आर्कटिक महासागर। चलिए मानचित्र में देखते हैं। देखिए प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये दोनों एक ही है। दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये 5 महासागर हैं पृथ्वी पर और 7 महाद्वीप हैं। पहला है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र तो देखिए, इसमें नोट करिएगा पहला पॉइंट कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी पॉइंट, प्रशांत महासागर 1/3 भाग में फैला है। तीसरी पॉइंट, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है जो प्रशांत महासागर में है, वह है मैरियाना गर्त। चौथे पॉइंट नोट करिएगा कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। 5वां नोट करिएगा कि जो प्रशांत महासागर है इसके चारों ओर एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। बस इतना ही नोट करने वाली बात है। आगे चलिए। तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर विश्व का अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोता आश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। इसमें नोट करने वाली बात है यूपीएससी के पर्पज से कि अटलांटिक महासागर, पहली पॉइंट नोट करिएगा कि अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महासागर है। दूसरी पॉइंट कि
यह अंग्रेजी भाषा के इस आकार के है। तीसरी पॉइंट कि इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। चौथी पॉइंट नोट करिएगा कि जो यह एक ऐसा महासागर है जिसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। पांचवी पॉइंट नोट करिएगा कि जो ये महासागर है विश्व व्यापार की दृष्टि से यह सबसे विश्व में सबसे व्यस्त महासागर है। चलिए इतना ही नोट करने वाली बात है। इसमें क्वेश्चन भी बना सकता है यूपीएससी। अगला है कि हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जो भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर पहली पॉइंट नोट करने वाली बात है। दूसरी पॉइंट नोट करिएगा कि इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। और तीसरी पॉइंट है कि इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। अब चलिए अगले महासागर में। तो अगले महासागर है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसमें दो ही बात नोट करने वाली बात है यूपीएससी के पर्पज से कि जो दक्षिणी महासागर है वह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दूसरी बात कि जो ये महाद्वीप है अंटार्कटिक दूसरी बात कि जो यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। बस इतना ही नोट करने वाली बात है। समझ गए? यूपीएससी में पूछा जा सकता है सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। अगला है कि आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। जो ये महासागर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से किस जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। ये जो महासागर है आर्कटिक महासागर ये उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो इसमें नोट करिएगा कि आर्कटिक महासागर उत्तर वृत्त में पड़ता है। ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। तीसरी कि यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। चौथे कि यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। बस इतना ही इसमें क्वेश्चन बनेगा। आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो कोशिश कीजिएगा।
अगला है दो गो हो गया, कौन कौन, तो भूमंडल, जलमंडल। अगला है वायुमंडल। तो वायुमंडल में जैसा कि बताए थे कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। समझ लगे? यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। समझ लगे? यह जो है यहाँ वायुमंडल के बारे में बताया गया है और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ कि जो यह वायुमंडल है हम लोगों को किसकी किरणें से, हानिकारक किरणें से हमको बचाता है। तो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। अगला देखिए, एनसीईआरटी में बताया है कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए पहला है क्षोभमंडल। देखिए क्षोभमंडल है, समताप मंडल, उसके बाद देखिए मध्यमंडल, यानी कि क्षोभमंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल आता है। यहाँ देखिए अगला है आयन मंडल। आयन मंडल देखिए मध्यमंडल के बाद है। अगला है बहिर्मंडल जो आयन मंडल के बाद पड़ता है। अब देखिए वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैसें जैसे हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नोट करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एचपी बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ, अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि वायुमंडल कौन कौन से गैस के द्वारा बनाया गया है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और बाकी अन्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि इसके द्वारा बनाया गया है। अब आयतन के अनुसार नाइट्रोजन पृथ्वी पर 78% है, ऑक्सीजन 21% है और जो दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सभी 1% में सम्मिलित है। अगली बात नोट करिएगा कि ऑक्सीजन है जो सांस लेने में के लिए आवश्यक है और जो नाइट्रोजन है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। सबसे बड़ा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पौधों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो समझ सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा पृथ्वी पर तो हम लोगों का जीवन कैसा रहेगा। अगला है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। सही बात है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो उसके तापमान एवं घनत्व कम होने लगते हैं जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होता है। इसी के कारण पर्वतारोही को सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन की सिलेंडर लेके जाना पड़ता है पर्वत पर। अब यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जो घनत्व है वायुमंडल का, जो घनत्व है समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। बस इतना ही इसमें है। इसमें चित्र में देखिएगा वायु में है
वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। और देखिए इस सभी का समूह कहलाएगा जीवमंडल। ये सभी का समूह जीवमंडल है, इसी पर जीवन संभव है। अब चलिए जीवमंडल की ओर। तो जीवमंडल अभी बताए हैं कि जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। इस सभी का समूह जीवमंडल ही कहलाता है। स्थल हो गया, जल हो गया, हवा हो गया, ये सभी का समूह जीवमंडल ही कहलाता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। यानी कि कार्बन जब वृद्धि करता है तो उसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता है। इसी को भूमंडलीय तापन कहा जाता है। समझ गए? यहाँ नोट कर लीजिएगा कि भूमंडलीय तापन किससे कहा जाता है। तो जब कार्बन की मात्रा में वृद्धि होता है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाता है। इसी को भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इतना ही चैप्टर में था। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाने की ओर कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी कि 20-25 शब्द में देना है। तो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो आप लिखिएगा पृथ्वी का 4 प्रमुख परिमंडल है, निम्नलिखित है। पहला भूमंडल, जिसको स्थल मंडल भी कहा जाता है। दूसरा वायुमंडल, तीसरा जलमंडल, चौथा जीवमंडल। हो गया। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो अभी बताए हैं कि पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। वह कौन कौन से हैं? तो एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। बस इतना ही लिखिएगा। अगला है 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है एवं अंटार्कटिका महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल के 5 परत होते हैं। वह है पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, 5वां बहिर्मंडल। ये सभी वायुमंडल के परत हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग में जल है एवं 29% भाग में स्थल है। यानी कि अधिकतर भूभाग है जो जल है और जल को नीले रंग से दर्शाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है 6ठा प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्थल पृथ्वी का अधिकतर भूभाग है जो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। अगला 7वां प्रश्न है जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवित प्राणी को चाहिए जल, स्थल, वायु, ये सभी चाहिए, इसलिए जीवित प्राणियों को जीवमंडल की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा में कहा सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो सही उत्तर चिन्हित करने के लिए कहा गया, तो पहला प्रश्न दिया है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है।
तो अभी बताए हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो यूराल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है, उसके द्वारा जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका। अगला है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अभी बताए हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंट है 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड है एवं आर्गन ये सभी मिलाकर 1% है। तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है 4 कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है। तो थलमंडल यानी कि वैसा भूभाग जो ठोस चट्टानों का बना होता है उसे तो स्थल मंडल कहा जाता है, यानी कि यहाँ स्थल होगा या थल कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उसके बाद हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। समझ गए। अब देखिए तीसरा कह रहा है खाली स्थान भरें। तो खाली स्थान भरने के लिए कह रहा है, तो पहला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग खाली स्थान प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में कौन सा गहरा भाग है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग। तो मेरियाना गर्त एक ऐसा गहरा भाग है पृथ्वी का जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया। तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, वह है भारत। तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो एक जीव मंडल एक ऐसा भूभाग है जहाँ स्थल होता है, जल होता है एवं हवा का एक सीमित भाग है, वहाँ जहाँ जीवन के लिए सहायक है। समझ गए। तो जीव मंडल होगा यहाँ। अगला है चौथा प्रश्न, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ खाली स्थान कहा जाता है। तो यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर खाली स्थान है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, किलोमीटर नहीं होगा ना सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा है, लेकिन प्रेजेंट में अब है 8,850 मीटर। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई चैप्टर में कमियां दिखे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, हम बनाकर भेजेंगे आपको। कमेंट के हम ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद।